समुद्र के लाइट हाउस पर गरीब बेघर ससुराल। अरे राम, ये छाते की धसक तो मेरी सांस ही उखाड़ देगी। थोड़ी हिम्मत रखो जगन के बापू, जब से ये बीमारी धरी है आपका शरीर तो सूख कर लकड़ी होता जा रहा है। बाबूजी, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए, दवाई का असर होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। पर भाभी, कब तक दिलासा देंगे? घर में फूटी कौड़ी नहीं है और बापू की टूटती सांसें। हर नया दिन हमारे इस बेबस परिवार के लिए एक नया इम्तिहान ही तो लेकर आ रहा है। लो जगन के बापू, ये गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। क्या करूं ओमवती, शरीर का पानी तो कब का सूख चुका है। खेत की सूखी मिट्टी और बीमार शरीर दोनों अब जवाब दे रहे हैं। अकेले जगन की अकेली पसलियों पर कितना बोझ डालूं। बाबूजी, आप ऐसे हिम्मत तोड़ने वाली बातें मत कीजिए। जगन जी भोर की पहली किरण फूटते ही खेत पर पसीना बहाने निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब की गोलियां टाइम पर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहू, तो इस घर में पैर न रखती तो ये घर कब का ढह गया होता। पर दवाई का पर्चा तो देख, हर हफ्ते 300 रुपए की गोलियां आती हैं। जगन कहाँ से लाएगा इतने पैसे? भाभी, खेत वाले कुएं की मोटर का फ्यूज फिर उड़ गया। ताऊ जी के बेटों से मदद मांगने गया था तो कलुआ भैया ने साफ मुंह पर ताना मार दिया। बोले कि जब तक डीजल का पैसा नहीं दोगे एक बूंद पानी हमारे कुएं से नहीं मिलेगा। वाह, सगे चचेरे भाई होकर भी ऐसा बर्ताव। जब अपने खेत में कटाई का समय आता है तो दौड़कर जगन जी को बुला लेते हैं कि चलो जगन भाई हाथ बटा दो, और आज 2 घूंट पानी मांग लिया तो औकात दिखा रहे हैं। अरे बहू, तो अभी दुनियादारी नहीं समझती। चढ़ते सूरज को सब पूछते हैं। जब तक तेरे बाबूजी के हाथ पैर चलते थे तब तक यही ताऊ के लड़के तलवे चाटते थे। आज लाचारी आई तो आंखें फेर ली। भाभी, अगर मैं अपनी पढ़ाई रोककर शहर चला जाऊं तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं तो कम से कम बापू की दवाई का खर्च निकल जाएगा ना। नहीं मगन, तू अभी छोटा है। जगन अकेले खेत में हल चलाएगा या फसल काटेगा? बाजरे की कटाई सिर पर है, वहां भी तो 2 हाथ की जरूरत है। तभी जगन कंधे पर गमछा और फावड़ा लिए थका हारा घर के अंदर आता है। अम्मा, जरा सा मटके का ठंडा पानी देना। आज धूप इतनी तेज थी कि सिर फटने लगा। ये लीजिए पानी। सुबह से लगातार खेत में काम कर रहे हैं, थोड़ा बैठकर आराम भी कर लीजिए। और बताइए, कुछ खाया है या अब तक खाली पेट ही काम में लगे हैं? रोटी किसके गले से उतरेगी प्रेमा? ताऊ जी के लड़के अपने खेतों में तो ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमारे हिस्से की मेड़ को धीरे धीरे काट कर अपने खेत में मिला रहे हैं। भैया, आप परेशान मत हो, मैं और भाभी कल सुबह ही खेत पर चलेंगे। हम भी आपके साथ बाजरा काटने में हाथ बटाएंगे ना। अरे अमृता, तू अभी अपनी किताबों पर ध्यान दे। जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुझे खेत की धूप में तपने की जरूरत नहीं बेटा। जगन बेटा, डॉक्टर ने बाबूजी के लिए अगली खुराक की दवाई लिखी है, शहर की दुकान से मंगवानी पड़ेगी। पर घर का गुल्लक तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अम्मा, तो चिंता मत कर, मैं शाम को मंडी के व्यापारी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। फसल काटते ही ब्याज समेत लौटा देंगे। अचानक बाहर से भारी कदमों और छड़ी की आवाज आती है। हरि राम जी हाथ में छड़ी लिए घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ओ गौरी शंकर, कैसी तबीयत है रे तेरी? बाहर गली से ही तेरी खांसी की धसक सुनाई दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो चला आया। आइए बैठिए। बस शरीर अब ढहने लगा है। राम नाम सत्य होने का समय नजदीक आ रहा है। अरे कैसी बात करता है तू अभी, है? अभी तो तुझे अमृता के हाथ पीले करने हैं, जगन के बच्चे को खिलाना है। जगन बेटा, तू अपने बाप का सही से इलाज नहीं करवा रहा क्या? ताऊ जी, जो बन पड़ता है कर रहे हैं, पर हाथ बहुत तंग है। जमीन से जितनी उपज होती है सब दवाई और पुराने कर्ज में ही समा जाती है। देख गौरी शंकर, तू मेरा सगा छोटा भाई है, तेरा ये हाल मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कल शहर गया था तो तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी योजना का पता लगा कर आया हूँ। कैसी योजना जेठ जी? हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें कौन सी सरकार पैसे दे देगी? अरे बहू, तुम भी ना, जब बड़ा भाई जिंदा है तो चिंता कैसी। एक सरकारी योजना आई है जिसमें गांव की जमीन धारकों को सरकार की तरफ से मुफ्त मदद और लोन मिल रहा है। बस थोड़े दस्तखत पूरे करने होंगे।
ताऊ जी, कौन सी योजना? कागजात किस चीज के हैं? क्या मैं एक बार इन्हें पढ़कर देख सकती हूँ? अरे वाह बहू, अब तू अपने ताऊ जी की नीयत पर नाप तोल करेगी। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए बड़ों की बात काटेगी। मैं अपने सगे भाई का बुरा चाहूंगा क्या? अरे बहू तो चुप कर, भैया पर शक करती है। इन्होंने तो बचपन में मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। भैया, आप इस नासमझ बहू की बात का बुरा मत मानिए। बताइए कहाँ दस्तखत करने हैं? हाँ हाँ, बस यही नीचे दस्तखत कर दे। गौरी शंकर, इससे सरकार तेरे खाते में सीधे पैसे भेजेगी और खेतों के हिस्से बांट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बाबूजी, एक बार कागज किसी वकील या कचहरी के पढ़े लिखे आदमी को दिखा लेते तो क्या बुराई थी? ले गौरी शंकर, संभाल अपने कागज। मैं तो तेरी भलाई के लिए दौड़ा दौड़ा आया था, पर तेरी बहू को तो मुझ पर ही डाकू होने का शक है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अरे भैया, ईश्वर के लिए गुस्सा मत होइए, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। लाओ कागज, अभी दस्तखत कर देता हूँ। गौरी शंकर ने बिना कागज पढ़े दस्तखत कर दिए और अगले ही दिन गौरी शंकर के खेत पर बुलडोजर खड़ा है और बाउंड्री की नाप जोख हो रही है। तभी जगन भागा भागा वहां जाता है। अरे रुक जाओ, ये हमारे खेत में तुम लोग क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं? ए भाई, चिल्ला क्यों रहा है? ये जमीन अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट ट्रस्ट की है। तुम्हारे ताऊ जी हरिराम ने कल ही इसके पूरे पैसे वसूल किए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कि हमारे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है, ताऊ जी इसे कैसे बेच सकते हैं? दूर हटो यहाँ से। वो सवाल की बात कर लड़के, कागज पूरे पक्के हैं। तुम्हारे बाप गौरी शंकर के दस्तखत हैं इस पर। अगर ज्यादा नौटंकी की तो पुलिस बुलाकर सीधे जेल में सड़वा दूंगा। मगर ये क्या हो गया? बापू ने तो कहा था कि ताऊ जी मदद और योजना के कागज लाए थे। चलो अभी ताऊ जी के घर चलते हैं। दोनों भाई घबराए हुए हरिराम के घर पहुंचते हैं। ताऊ जी, खेत पर ठेकेदार आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हमारा खेत बेच दिया है। आप चलिए और उन्हें डांट कर भगाइए। अरे बेवकूफ जगन, वो ठेकेदार बिल्कुल सच कह रहे हैं। खेत बिक चुका है और पूरे 15 लाख रुपए हमारे बैंक खाते में आ चुके हैं। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तूने हमारे साथ गद्दारी की कलवा, हमारे बीमार बापू को धोखे में रखकर दस्तखत करवाए। ए मगन, हाथ नीचे कर। अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? अरे तुम्हारे बापू अंगूठा छाप हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कागजों पर साफ लिखा था कि पूरी संपत्ति का अधिकार हमारा होगा। ताऊ जी, आप तो हमारे सगे ताऊ थे ना। बापू आपको भगवान मानते हैं। आपने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। हम खाएंगे क्या? बापू की दवा कहाँ से आएगी? जहां से भी आए, हमें क्या? और सुना, सिर्फ खेत ही नहीं, जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, वो भी अब हमारा ही है। 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करो, वरना सारा कबाड़ उठाकर नाले में फेंकवा दूंगा। ये जुल्म मत करो ताऊ जी, भगवान के घर से डरो। जगन और मगन रोते बिलखते अपने घर पहुंचते हैं। क्या हुआ जगन बेटा, तुम दोनों के चेहरे इतने पीले क्यों पड़ गए? खेत से इतनी जल्दी क्यों लौट आए? अम्मा, सब बर्बादी हो गई अम्मा। ताऊ जी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने धोखे से खेत और हमारा घर सब अपने नाम करवाकर बेच दिया। क्या क्या बक रहा है जगन? भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझे पाला है। बाबूजी, मैंने आपसे उसी दिन चीख चीख कर कहा था कि कागज पढ़वा लीजिए। ताऊ जी की नीयत में खोट था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हे राम, मैंने अपने सगे भाई पर अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा किया और उसने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं अपने बच्चों को अब क्या मुंह दिखाऊंगा? अब हम कहाँ जाएंगे भाभी? हमारे पास तो शाम की रोटी का आटा भी नहीं है। आप लोग हिम्मत मत हारिए, रोने से इन लोगों का दिल नहीं पिघलेगा। जगन जी, आप अभी शहर में दीदी और जीजा जी को फोन कीजिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। हाँ प्रेमा, तुम सही कह रही हो। शहर में जीजा जी ही हैं जो इस भयानक समय में हमारा सहारा बन सकते हैं। जगन कांपते हाथों से अपनी बहन वानी को फोन मिलाता है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से संगीत फोन उठाता है। हाँ जगन, बोलो भाई, गांव में सब कैसे हैं? बाबूजी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? जीजा जी, ताऊ जी ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हमारा खेत, हमारा घर सब धोखे से हड़प कर बेच दिया। हम इस वक्त बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं जीजा जी। क्या ताऊ जी ने ऐसा नीच काम किया? जगन, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ।
फौरन अपना सामान समेटो और शहर हमारे पास आ जाओ। यहाँ जब तक कोई दूसरा रास्ता निकलता तुम सब हमारे साथ रहोगे। जगन भाई, बाबूजी और अम्मा को संभालो। तुम लोग फौरन पहली बस पकड़कर यहाँ पहुँचो। ठीक है दीदी, हम निकल रहे हैं। परिवार निकलने वाला होता है कि हरिराम के गुंडे वहां आ जाते हैं और पूरे परिवार को घर से बाहर धकेल देते हैं। बेघर परिवार रोता बिलखता बस स्टैंड पहुंचता है। मगन, जरा संभल के चढ़ना, बाबूजी का हाथ पकड़े रहे, भीड़ बहुत ज्यादा है। भैया, बस में तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। बाबूजी से इतनी देर खड़े कैसे रहा जाएगा? अरे भाई जल्दी जल्दी अंदर बढ़ो, दरवाजा मत घेरो। जिसे शहर जाना है वो टिकट के पैसे निकालो, वरना यहीं उतर जाओ। भाई साहब थोड़ा रहम कीजिए, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या कोई जरा सी जगह दे सकता है बैठने के लिए? है भाई, मुफ्त की हमदर्दी यहाँ मत बांटो। हम भी पूरा भाड़ा देकर चढ़े हैं, अपनी लाचारी घर पर छोड़ कर आया करो। जगन बेटा, झगड़ा मत कर, तो बस बापू को सहारा देकर खड़ा रख, जैसे तैसे ही रात कट जाएगी। बाबूजी, आप मेरे कंधे पर थोड़ा टेक लगा लीजिए, शहर पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। बेटी, जिन हाथों से मुझे गांव का ठेका संभालना चाहिए था, आज वही हाथ अपनी ही औलादों के लिए बोझ बन गए। इस बस की हर ठोकर सीने में तीर की तरह चुभ रही है। बापू ऐसा मत कहिए, ताऊ ने जो धोखा दिया है उसकी सजा भगवान उन्हें जरूर देगा। पूरी रात बस के धक्कों और तकलीफों को सहते हुए परिवार सुबह शहर के बस अड्डे पर उतरता है और वाणी और संगीत के घर का पता पूछकर ऑटो से वहां पहुंचता है। बाबूजी, जरा सा गुनगुना पानी पी लीजिए और ये आधी रोटी चबा लीजिए, डॉक्टर की दवाई भी तो खानी है आपको। बेटी, मेरे गले से अन्न का एक दाना भी नहीं उतरता। जिस उम्र में बाप को बेटी के घर सौगात भेजनी चाहिए, उस उम्र में अपना पूरा कुनबा लेकर इस छोटे से सिर पर बोझ बन गया हूँ। बाबूजी, ऐसा कहकर मुझे पराया मत कीजिए। दिन बुरे हैं पर इंसानियत अभी मरी नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ रहिए, ये आपका ही घर है। पर बेटा संगीत, तू अकेला ही तो कमाने वाला है। तेरी छोटी सी नौकरी है, किराया भरेगा या इतने लोगों का राशन लाएगा? हम तो तेरे घर का सुकून छीन रहे हैं। अम्मा सही कह रही है जीजा जी। कल सुबह होते ही मैं और मगन पूरे शहर में काम ढूंढने जाएंगे। मजदूरी मिले, कूली का काम मिले या बर्तन मांजने का, हम बैठकर नहीं खाएंगे। जगन और मगन दोनों काम ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं। पूरे दिन शहर की सड़कों पर घूमते हुए भी उन्हें काम नहीं मिलता और शाम को दोनों भाई खाली हाथ लौटते हैं। भाभी, इस शहर की चमक धमक के पीछे दिल नहीं है। जहां भी गए सबने कागज पत्री, पढ़ाई और पहचान का सबूत मांगा। गवार समझकर हर जगह से भगा दिया गया। आप दोनों हिम्मत मत हारिए, आज नहीं तो कल कोई ना कोई छोटा काम जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों भाइयों को कहीं काम नहीं मिलता, जिसके चलते घर का सारा बोझ अकेले संगीत पर आ जाता है। फिर एक दिन, आखिर कब तक मैं अकेला सब संभालूं वाणी? घर का किराया बाकी है, राशन वाला रोज पैसे मांगने आ जाता है, मेरी भी एक हद है। दरवाजे के बाहर खड़ी ओमवती उनकी बातें सुन लेती है और दामाद से कहती है, बेटा, हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। हम तुम्हारे ऊपर इतना बोझ नहीं बनना चाहते, हमें माफ करना। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वाणी और संगीत का मकान मालिक गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर आता है। संगीत, बाहर निकल बे, 2 महीने से कमरे का किराया अटका रखा है तूने, और ये क्या तमाशा बना रखा है? पूरे गांव को यहाँ धर्मशाला समझकर बसा लिया है क्या? मालिक, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। गांव में सासू जी और ससुर जी पर मुसीबत आ गई थी। बापूजी बीमार हैं और अगले महीने बोनस मिलते ही एक एक पाई चुका दूंगा। अपनी ये रोनी सूरत ना कहीं और जाके दिखा। मुझे पैसों से मतलब है, तेरी लाचारी से नहीं। अभी के अभी कमरा खाली करो, वरना पुलिस बुलाकर सबको नाले में फेंकवा दूंगा। अंकल जी, थोड़ा दया कीजिए, बाहर आधी रात हो रही है, मेरे बूढ़े बापू से चला भी नहीं जाता। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? नहीं बेटी वाणी, किसी पाषाण के आगे मिन्नतें मत कर। हमारी बदकिस्मती की आग अब तेरे साशियाने को भी जला रही है। चलिए बापू, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम इस बेइज्जती को सहकर एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। पूरा परिवार अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर रात में भटकता हुआ शहर के आखिरी छोर समुद्र तट पर पहुंच जाता है। तभी मूसलाधार बारिश और तेज तूफान शुरू हो जाता है। माँ, हवाएं बहुत तेज चल रही है, समुद्र की काली लहरें तो आसमान को छू रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे ईश्वर, गांव छुड़ाया, घर छुड़ाया, अब क्या इस तूफान में हमारी जान भी ले लेगा? कहीं सिर छुपाने को एक छप्पर तक नहीं दिख रहा।
वो देखिए, सामने चट्टान पर एक काली सी ऊंची इमारत खड़ी है। वो शायद बरसों से बंद पड़ा एक पुराना लाइट हाउस है। हाँ जीजा जी, जान बचाने के लिए हमें वहीं जाना होगा। मगन, प्रेमा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से कदम बढ़ाओ। वे भागकर बंद पड़े लाइट हाउस के भारी जंग लगे लोहे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिसका दरवाजा सड़ चुका होता है। जगन जी, सब मिलकर जोर लगाइए। इस दरवाजे को तोड़े बिना हम अंदर नहीं जा सकते। बाहर तूफान हमें बाहर ले जाएगा। जगन, मगन और संगीत मिलकर दरवाजे पर जोर से धक्का मारते हैं। जर्जर दरवाजा धड़ाम से अंदर गिर जाता है। चारों तरफ धूल का गुब्बार, सिलन और भयानक बदबू फैल जाती है। छी, कितनी बदबू और अंधेरा है यहाँ। हाँ, और कितनी गंदगी भी। हम यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, कम से कम सर छुपाने के लिए एक छत तो मिली। इस तूफान के मुंह से बच गए, यही बहुत है। माँ जी, आप और बाबूजी यहाँ सूखी जगह पर बैठ जाइए। मैं और अमृता पुराने कपड़ों से यहाँ थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ये तूफानी रात तो जैसे तैसे डर डर कर कट जाएगी प्रेमा, पर कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब हम भूख, प्यास और इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे। जैसे तैसे रात बीतती है। अगली सुबह लाइट हाउस की जंग लगी खिड़कियों से धुंधली रोशनी भीतर आती है। चारों ओर सिलन और काई जमी होती है। भाभी, जरा सा पानी मिलेगा? गला बिल्कुल सूख कर काटा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे छाती में आग चल रही हो। धीरज रख अमृता, मटके में एक बूंद पानी नहीं बचा है। जगन जी और मगन सुबह से ही पीने के पानी की तलाश में बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। हे कृष्ण कन्हैया, किस पाप की सजा दे रहे हो हमें? बुढ़ापे में मेरे बूढ़े पति को सूखी रोटी और पानी के लिए भी तरसा दिया। इससे अच्छा तो जेठ जी के छल से पहले ही हमारी जान निकल जाती। रो मत ओमवती, जमीन जायदाद तो भाई साहब और कलुआ छीन सकते थे, पर हमारी हिम्मत और नीयत नहीं छीन पाए। जब तक शरीर में सांस है हम घुटने नहीं टेकेंगे। हाँ माँ जी, आप हिम्मत मत हारो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जगन और मगन खाली हाथ फटे कपड़ों में अंदर आते हैं। क्या हुआ जगन जी? कहीं पानी का कोई नल या कुआं मिला शहर की तरफ? कहीं नहीं प्रेमा, शहर के लोग तो मुफ्त में एक घूंट पानी भी देने को तैयार नहीं। जो हैंडपंप दिखे उन पर ताले पड़े हैं या फिर पानी खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं। पैसे कहाँ से लाए हम? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। 200-400 रुपए जेब में थे, वो कल शहर आने के बस भाड़े में ही खत्म हो गए। तो क्या हम यहाँ प्यास से ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे भैया? नहीं मेरी बच्ची, जब तक तेरा ये बूढ़ा बाप जिंदा है तुम्हें ऐसे बेबस होकर मरने नहीं देगा। जगन उठ, आलस छोड़। समुद्र भले ही खारा पानी देता है, पर इसके पत्थरों के बीच बहुत कुछ छुपा होता है। चल मेरे साथ बाहर चट्टान पर। बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था आपको ठंड और नमी से दूर रहना है। आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अरे तू चल तो सही। गांव में जब हम छोटे थे तो सूखी नदी के पत्थरों से केकड़े और छोटी मछलियां पकड़ा करते थे। आज ये समुद्र ही हमारा पेट भरेगा। समुद्र किनारे की गीली चट्टानों पर दोनों पत्थरों के बीच से केकड़े निकाल रहे होते हैं। बापू, आप सच कहते थे। अगर आप हिम्मत ना दिखाते तो हम अंदर बैठकर अपनी किस्मत को ही कोसते रहते। बेटा, समुद्र की लहरें चाहे जितनी भी ऊंची उठे, चट्टान को कभी बहाकर नहीं ले जा सकती। हमें भी इस विपत्ति में चट्टान बनना होगा। ले, ये 2-4 केकड़े और मिल गए। आज रात का चूल्हा तो जल ही जाएगा। शाम को लाइट हाउस के अंदर छोटा सा चूल्हा जल रहा है। खाना तो जैसे तैसे बन जाएगा बाबूजी, पर ये खारे पानी का भाप ही बस थोड़ा सा मीठा पानी दे सकता है। अमृता, जरा वो पुरानी थाली लाओ। हम भाप को ढक्कन पर इकट्ठा करके बूंद बूंद पानी टोकरी में जमा करेंगे। धन्य है बहू तू, इतने विकट समय में भी तूने हार नहीं मानी। तो इस घर की बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। तभी अचानक लात मारकर दरवाजा खुलता है और मछुआरा हरिया अंदर आता है। कौन हो तुम लोग? बाहर निकल बे। इस भूतिया और बंद पड़े लाइट हाउस में चोरी छुपे क्या गोल खिला रहे हो? ए भाई, टॉर्च नीचे कर। हम कोई चोर उचक्के नहीं, सीधे साधे बेघर लोग हैं। तूफान से बचने के लिए यहाँ शरण ली थी। बेघर हो या डाकू, मुझे उससे क्या? ये लाइट हाउस सरकारी संपत्ति है और यहाँ आसपास के मछुआरों का कब्जा है। अगर यहाँ रुकना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, समझे? वरना अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवा दूंगा। भाई साहब, हम पर रहम कीजिए। गांव में हमारे अपनों ने ही हमारे साथ छल किया है और सब कुछ हड़प लिया हमारा। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं,
बस कुछ दिन सर छुपाने की जगह दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब ये रोने धोने वाली बातें मत बनाओ। मुफ्त में तो यहाँ हवा भी नहीं मिलती। अगर यहाँ रहना है तो मेरे साथ रोज रात को समुद्र में जाल फेंकने चलना होगा। जो मछलियाँ मिलेंगी उसमें आधी मेरी होंगी। हाँ, हमें मंजूर है भाई। मेरा बेटा जगन और मगन तुम्हारे साथ हर काम में हाथ बटाएंगे। हमें बस यहाँ रहने दो और पीने का थोड़ा सा मीठा पानी दे दो। ले पकड़, ये 2 लीटर मीठा पानी है। कल सुबह 5 बजे तट पर तैयार मिलना, समझे? अगर जरा भी चालाकी की तो समंदर में फेंक दूंगा। हरिया पानी की केन देकर चला जाता है और सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। आहा, ऐसा लगा जैसे इस सूखे गले में जान वापस आ गई। बापू, अब रास्ता दिख रहा है। हम हरिया के साथ समुद्र में उतरेंगे। मेहनत से नहीं डरेंगे। जो भी 2 पैसे मिलेंगे उससे आपका इलाज करवाएंगे और अपना नया ठिकाना बनाएंगे। हाँ जगन जी, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, भोर की पहली किरण आती ही है। ताऊ जी ने हमसे हमारी जमीन छीनी थी, पर हमारा हुनर और हौसला नहीं छीन पाए। रात भर लाइट हाउस में सिलन ठंड और काई के बीच पूरा परिवार जाग कर वक्त बिताता है। भाभी, इस गीली जमीन पर बैठकर पूरी रात कमर टूट जाती है। नींद का एक झोंका भी आता है तो काई की ठंडक सीधे हड्डियों तक उतर जाती है। आंख तक लाल हो गई है। मगन, धीरज रख, ये वक्त भी ढल जाएगा। बाबूजी, आप जरा दीवार से टिककर सो जाइए। अमृता, तुम माँ के साथ इस सूखे बोरे के कोने में पैर समेटकर बैठ जा। भाभी, यहाँ रात भर अजीब अजीब चींची की आवाजें आती हैं। दीवारों पर बड़े बड़े झिंगुर और केकड़े रेंगते हैं। डर के मारे मेरी तो पलक भी नहीं झपकती। जब भी आँख मूंदती हूँ लगता है कोई जहरीला कीड़ा काट लेगा। न यहाँ एक ढंग का कपड़ा है बिछाने को, न ओढ़ने को। रात भर समुद्र का सन्नाटा और लहरों की चीखें कलेजा कपा देती है। हे भगवान, कब खत्म होगी ये परीक्षा? माँ, जब तक हम खुद अपने लिए राह नहीं बनाएंगे भगवान भी मदद नहीं करेगा। हरिया मछुआरे के साथ समुद्र में जाल फेंकने से 2-4 सूखी मछलियाँ और केकड़े मिल रहे हैं। उनसे पेट की आग तो जैसे तैसे बुझ रही है, पर हमें इस लाइट हाउस को रहने लायक बनाना ही होगा। अगले दिन जगन, मगन, प्रेमा समुद्र किनारे से सूखी लकड़ियां और बोरियां इकट्ठा करते हैं। जगन जी, अगर हम इन सूखी टहनियों को लाइट हाउस के फर्श पर बिछा दे और उनके ऊपर ये प्लास्टिक के कट्टे तान दे तो कम से कम जमीन की नमी और सीलन से बचाव हो जाएगा। पिताजी और माँ जी जमीन पर सीधे लेटने से बच जाएंगे। तुम सच में बहुत समझदार हो प्रेमा। मगन, तू जाकर वो जंग लगा लोहे का तसला उठा ला। हर शाम को लाइट हाउस में कोने में थोड़ी आग जलाकर रखेंगे ताकि थोड़ी गर्माहट रहे और जहरीले कीड़े मकोड़े दूर भागे। लाइट हाउस के एक अंधेरे कोने में दिए की धीमी रोशनी में गौरी शंकर, ओमवती, अमृता और मगन थके हारे सो रहे होते हैं। जगन टूटी खिड़की से बाहर गरजते समुद्र को देख रहा है। प्रेमा उसके पास आती है। जगन जी, आप सोए नहीं? रात के 2 बज रहे हैं। सुबह उठकर हरिया मछुआरे के साथ समुद्र में भी जाना है। नींद आंखों से बहुत दूर चली गई है प्रेमा। जब भी आंखें मूंदता हूँ बापूजी का रोता हुआ चेहरा और ताऊ जी का धोखा आंखों के सामने आ जाता है। जो बीत गया उसे सोचकर अपना दिल मत दुखाइए। वक्त कितना भी कठोर हो, बीत ही जाता है। पर प्रेमा, तुमने मुझसे शादी करके क्या पाया? ना तो तुम्हें सुकून का एक घर दे पाया, ना भरपेट खाना। आज तुम्हें इस भूतिया और सिलन भरे लाइट हाउस में गीली जमीन पर सुला रहा हूँ। ऐसा मत कहिए। महल वो नहीं होता जहाँ सोने की पलंग हो। महल वो होता है जहाँ परिवार का स्वाभिमान जिंदा हो। ताऊ जी ने हमसे घर छीना है, हमारी नियत और आपकी मेहनत नहीं छीन पाए। तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो प्रेमा। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज टूट चुका होता। आप बस बाबूजी का इलाज करवाइए और मगन को संभालिए। ये समंदर भले ही आज कितना भी भयानक लग रहा हो, पर यही हमारी किस्मत बदलेगा। आप देखना, एक दिन हम फिर से सिर उठाकर जिएंगे। 2 दिन जैसे तैसे गुजर जाते हैं और तीसरे दिन की शाम को भयंकर तूफान आता है। समुद्र तट पर तूफानी हवाएं चल रही होती हैं। मछुआरा हरिया बदहवास हालत में गांव किनारे चिल्ला रहा होता है, अरे गांव वालों, निकलो बाहर, समुद्र में भयंकर तूफान उठा है। हमारे 30 भाइयों की नावें चट्टान के पास फंस गई है। हरिया, इस तूफानी रात में समुद्र में उतरना अपनी मौत को दावत देना है। बाहर घुपन दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर नावें नुकीली चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगी। कोई तो चलो मेरे साथ, किसी तरह कोई रोशनी फैलाओ। अरे कैसे रोशनी फैलाएं? वो पुराना लाइट हाउस तो 10 सालों से भूतिया हवेली बना पड़ा है, उसकी बत्ती बंद है। अब तो सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकता है। लाइट हाउस? हाँ,
उस बंद लाइट हाउस में वो बेघर परिवार ठहरा हुआ है, मुझे वहीं जाना होगा। हरिया दौड़ता हुआ लाइट हाउस के पास आता है और बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है, जगन मकान जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। समुद्र में भयंकर तूफान आ रहा है। हमारे मछुआरों की 3 नावें अभी भी गहरे समुद्र में फंसी हुई हैं। क्या 3 नावें समुद्र में हैं? वो तो किनारे पर वापस क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे कैसे आएंगे, बाहर घुप अंधेरा छा गया है। समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें हैं। इस पुराने लाइट हाउस की बत्ती पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। बिना रोशनी के नाव चलाने वाले चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे जगन। नहीं नहीं, किसी का सुहाग या बेटा इस समुद्र में नहीं डूबेगा। जगन मगन, इस लाइट हाउस के टावर पर चढ़ो, देखो उस पुरानी बत्ती में क्या खराबी है। हाँ बापू, मैं और मगन अभी ऊपर जाते हैं। मैं भी चलता हूँ। जगन, मगन और संगीत टूटी सीढ़ियों से लाइट हाउस के सबसे ऊपरी टावर पर पहुंचते हैं। भैया संभाल के, सीढ़ियां सट चुकी हैं, जरा सा संतुलन बिगड़ा तो 100 फीट नीचे गिरेंगे। तू डरना मत मगन, हाथों से जंग लगी रेलिंग को कसकर पकड़ ले, हमें उन मासूम मछुआरों की जान बचानी है। मैंने भी सीढ़ी अच्छे से पकड़ी है, डरो मत जगन। वे ऊपर पहुंचकर टूटी हुई बत्ती और कटे तारों को देखते हैं। मगन ध्यान से देख, इसका मुख्य फ्यूज और डायनेमो का तार कटा हुआ है और इसके लेंस पर वर्षों का ग्रीस का कालिक भी जमा है। भैया हमारे पास कोई नया तार या औजार भी नहीं है, हम इतने जल्दी इसे कैसे ठीक करेंगे? तूफान तो सिर पर आ गया है। हार मत मान मगन, तू अपने कुर्ते के कपड़े से इस विशाल कांच और लेंस की कालिक पहुंच। मैं इस जंग लगे तार को लोहे के सरिये से छीलकर सीधे जनरेटर के स्पार्क प्लग से जोड़ता हूँ। दोनों भाई लाइट हाउस के टावर पर जंग लगे तारों और जनरेटर को ठीक करने में जी जान से जुट जाते हैं। तभी तार की तेज धार से जगन का हाथ कट जाता है। भैया आपके हाथों से तो खून बह रहा है, तार की धार बहुत तेज है, हाथ पीछे हटा लीजिए। खून बहता है तो बहने दे मगन, अगर आज ये रोशनी नहीं जली तो नीचे समुद्र में कई घर के चिराग बुझ जाएंगे। तू कांच पहुंच चुका है तो आजा और इस जनरेटर को पकड़। लाइट हाउस के टावर पर जगन और मगन जंग लगे जनरेटर के सामने खड़े हैं। बाहर बिजलियां खड़क रही हैं। संगीत भी पूरी ताकत से सीढ़ी पकड़ के खड़ा होता है। भैया जनरेटर तो लोहे का कबाड़ बन चुका है, इसके स्पार्क प्लग पर आधा इंच मोटी ग्रीस और जंग जमी है। मगन हिम्मत मत हार, इस लोहे के टुकड़े को अपनी लाठी से छील। तू कांच पोंछ, मैं अपने नंगे हाथों से तार जोड़ता हूँ। पर भैया आपके हाथ से तो लगातार खून बहता ही जा रहा है, ये तांबे का तार आपके मांस को काट रहा है। दर्द भूल जा मगन, समुद्र में फंसे मछुआरों की चीखें सुन। अगर आज ये रोशनी नहीं जली तो 30 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। पूरे जोर से घुमा जनरेटर का हैंडल। मगन पूरी ताकत के साथ जगन की मदद करता है और जनरेटर का तार जुड़ जाता है। भैया तार जुड़ गया, अब क्या करना है? मगन जनरेटर के हैंडल को पकड़ और अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर घुमा। लगा जोर, जय बजरंगबली। जोरदार स्पार्क होता है, जनरेटर गड़गड़ा उठता है और लाइट हाउस की रोशनी पूरी तरह तो नहीं पर थोड़ा उजाला समुद्र में फैला देती है। रोशनी आ गई, देखो, अरे गांव वालों, लाइट हाउस जल उठा, हमारी 3 नावें बच गईं। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की मेहनत सफल हुई, तूने सबकी जान बचा ली। शाबाश मेरे शेरों, आज तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत के आगे तूफान भी रास्ता छोड़ देता है। जगन मगन, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। रोशनी आ गई, हमारी नावें किनारे पर पहुंच गई हैं, सब बच गए। सुबह के समय लाइट हाउस के बाहर सैकड़ों मछुआरे, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की गाड़ियां इकट्ठा हैं। गांव वालों, ये वही शूरवीर हैं जिन्होंने कल रात अपनी जान पर खेलकर हमारे 30 भाइयों की जान बचाई। गौरी शंकर जी, आपके बेटों जगन और मगन ने जो साहस दिखाया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस बंद पड़े लाइट हाउस को जिंदा करके इन्होंने पूरे इलाके को एक बड़े हादसे से बचा लिया। साहब, हम तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। डूबते हुए लोगों को बचाना तो इंसानियत का धर्म है। ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा, यही बहुत है। आपकी इसी सादगी और बेटों की बहादुरी से सरकार बेहद खुश है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इस लाइट हाउस की देखरेख की जिम्मेदारी अब जगन और मगन की होगी। इन्हें हर महीने सरकारी वेतन मिलेगा और रहने के लिए यहीं पक्का सरकारी क्वार्टर दिया जाएगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज हमारे बेघर और दर दर भटकने के दिन खत्म हुए। और हाँ जगन, मुझे हरिया से ये भी पता चला कि तुम्हारे ताऊ ने धोखे से तुम्हारी जमीन और मकान हड़प लिया है। जी साहब, हमारे बीमार बापू की लाचारी का फायदा उठाकर उन्होंने कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे।
और हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह तो सरासर गुंडागर्दी और जालसाजी। इंस्पेक्टर हरि सिंह, फौरन इस पर कड़ा एक्शन लीजिए। जी साहब, गांव की पुलिस चौकी को तुरंत इत्तला दी जा रही है। उस धोखेबाज हरिराम और कलुआ को जेल की सलाखों के पीछे डालकर इनकी जमीन के असली कागजात वापस बनवाए जाएंगे। गांव में ताऊ हरिराम के घर के बाहर पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां आकर रुकती हैं। बाहर निकल हरिराम, धोखेबाजी और जालसाजी का खेल खत्म हुआ तेरा। साहब, हमारी क्या गलती है? हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों पकड़ रहे हो? साहब दया करो, हम पर जुल्म मत करो, हमारी ऐसे गलती हो गई। हम गौरी शंकर की जमीन और मकान अभी वापस लौटा देते हैं। हथकड़ी लगाओ इन दोनों को। बीमार भाई को धोखे में रखकर जमीन हड़पने का मजा अब जेल की सलाखों के पीछे चखना। लो जगन के पिताजी, गरम गरम खाना खा लो। भगवान ने हमारी सुन ली, अब दुख दर्द दूर कर दिए। सही कहती थी प्रेमा बहू, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, भोर की पहली किरण आती ही है। आज मेरा परिवार अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है। भाभी, अब मुझे पढ़ाई के लिए रोशनी की भी कमी नहीं है। ऊपर लाइट हाउस की बत्ती चमक रही है और नीचे मेरा घर। भैया, जीजा जी, देखो अपनी नई वर्दी। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस लाइट हाउस के रखवाले बनेंगे। मगन, मेहनत और ईमानदारी की कमाई का सुख ही अलग होता है। ताऊ का छल हार गया और हमारा हौसला जीत गया। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल से निकला जा सकता है मगन। छल और कपट करने वाले आज सलाखों के पीछे अपनी करनी भुगत रहे हैं, और ये परिवार अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर लाइट हाउस की रोशनी की तरह शान से जगमगा रहा है।